नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल VBU एग्जैक्ट पॉइंट में। और आज हम पढ़ने वाले हैं FYUGP सेमेस्टर 1 मेजर 1 के सिलेबस के अनुसार से हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है मौर्य साम्राज्य के बारे में बताते हुए उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताएं। BA के सभी क्लास सिलेबस के अनुसार से एक एक करके सभी प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा और इन सभी क्लास का नोट्स PDF फ्री में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के बारे में बताते हुए इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताएं। आंसर में सबसे पहले लिखेंगे मौर्य साम्राज्य, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता था। यह माना जाता है कि उसने नंद राजाओं को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। उसके बाद उसके साम्राज्य को उसके पुत्र बिंदुसार ने आगे बढ़ाया और उसके पुत्र अशोक ने उसे साम्राज्य को ऊंचाइयों तक फैलाया। इसका मतलब यह हुआ कि मौर्य साम्राज्य जो था, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, यह माना जाता है कि उसने नंद राजाओं को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया। जिसके बाद उसके साम्राज्य को उसके पुत्र बिंदुसार ने बढ़ाया और उसके पुत्र अशोक ने साम्राज्य को ऊंचाइयों तक फैलाया। इसके आगे हम लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश को लगभग 300 ईसा पूर्व में शुरू किया। उसका शासन पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में बलूचिस्तान और उत्तर दिशा में हिमालय से लेकर दक्षिण में शीतल दुर्ग जिले तक फैलाया था। यह माना जाता है कि उसके पास लगभग 6 लाख लोगों की एक सेना थी, जिसकी वजह से ही उसने इस साम्राज्य की नींव रखी और इतना फैलाया। इसका मतलब यह हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश को लगभग 300 ईसा पूर्व में शुरू किया था। इसका शासन पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में बलूचिस्तान और उत्तर दिशा में हिमाचल से लेकर और दक्षिण दिशा में शीतल दुर्ग जिले तक फैलाया था। यह माना जाता है कि उसके पास 6 लाख लोगों की एक सेना थी, जिसकी वजह से ही उसने इस साम्राज्य की नींव रखी और इतना भी फैलाया। हमारा अगला पॉइंट में लिखेंगे मौर्य साम्राज्य। जब हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो हम यह नहीं भूलना चाहिए कि मौर्य वंश की स्थापना के साथ साथ भारत में एक नए तरह की प्रशासनिक प्रणाली शुरू हुई, जिससे केंद्रीय प्रशासन कहा जाता है, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से है। पहला में लिखेंगे हम राजा। मौर्य वंश की शासन व्यवस्था में शिखर पर राजा होता था, जो कि राज्य के 7 अंगों में सबसे ऊपर आता था। पूरी सत्ता का संचालन वह करता था और उसका सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों को दंड देना, शांति स्थापित करना आदि। इसके साथ साथ वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि औरों के लिए एक आदर्श होता था। इसका मतलब यह हुआ कि मौर्य वंश की शासन व्यवस्था में शिखर पर राजा होता था, सबसे ऊपर में राजा बैठता था, जो कि राज्य के साथ साथ अंगों में सबसे ऊपर आता था। पूरी सत्ता का संचालन वही करता था और उसका सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों को दंड देना, शांति स्थापित करना आदि। इन साथ साथ एक ऐसा व्यक्ति होना भी चाहिए जो कि औरों के लिए एक आदर्श होता था। इसके आगे हम लिखेंगे मंत्री परिषद। मेगास्थनीज के विवरण से हमें पता चलता है कि राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होता था, जो कि राजा के अधीन कार्यरत था, जिसके सभी सदस्य अपने विवेक और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध होते थे। इसकी संख्या निश्चित नहीं थी। समय पर और आवश्यकता अनुसार इनको संख्या ज़्यादा या कम किया जा सकता था। इसके अलावा यह राजाओं की निर्गुण शक्तियों पर अंकुर भी करते थे और राजाओं को शासन व्यवस्था में सलाह भी दिया करते थे। एक तरह से यह मंत्री राजा के कान, नाक, आँख हुआ करते थे। इसका मतलब यह हुआ कि मेगास्थनीज के विवरण से हम लोगों को यह पता चलता है कि राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होता था, जो कि राजा के अधीन कार्यरत था, जिसके सभी सदस्य अपने विवेक और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध भी हुआ करते थे, जिसकी संख्या निश्चित नहीं थी। समय के आवश्यकता के अनुसार इसकी संख्या को ज़्यादा या कम भी किया जा सकता था। इसके अलावा यह राजाओं की निर्गुण शक्तियों पर अंकुर भी करते थे और राजाओं को शासन व्यवस्था में सलाह भी दिया करता था। एक तरह से यह मंत्री राजा के कान, नाक, आँख भी हुआ करते थे। हम अगला पॉइंट में लिखेंगे नगर प्रशासन। पूरे नगर के प्रशासन की व्यवस्था को संभालने के लिए 30 सदस्यों वाली एक आयोग बनाया गया था,
जो कि 5-5 लोगों के 6 परिषदों में बांटा हुआ था और प्रत्येक परिषद का कार्य अलग अलग होता था, जो कि निम्नलिखित है। पूरे नगर प्रशासन को व्यवस्था को संभालने के लिए 30 सदस्यों वाली एक आयोग की गठन किया गया था, जिसमें 5-5 लोगों के 6 परिषदों में बांटा गया था और प्रत्येक परिषद का अलग अलग कार्य होता था। हमारा पहला परिषद है। इस परिषद का कार्य होता था कि जितनी भी उद्योग और शिल्पकारों की देखरेख करना और सही सामग्री के उद्योगों को बढ़ावा देना था। इसका मतलब यह हुआ कि प्रथम परिषद का काम था कि उद्योग और शिल्पकारों की देखरेख करना और सही सामग्री का उद्योगों को बढ़ावा देना था। और दूसरी परिषद का कार्य था, इस परिषद का कार्य होता था कि जितने भी विदेशी हैं उनको देखभाल करना और सुरक्षा करना। जितने भी विदेश के से आए हुए लोग थे उनका देखभाल करना और उसको सुरक्षित रखना। और हमारा तीसरा परिषद है। इस परिषद का कार्य होता था कि जितने भी लोगों की मृत्यु अथवा जन्म होने का ब्यूरो रखती थी तथा उनका पंजीकरण भी किया जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि तीसरा परिषद का सिर्फ यही कार्य होता था कि जितने भी लोगों की मृत्यु अथवा कि जितने भी लोगों की जन्म होता था उसका ब्यूरो रखती थी तथा उनका पंजीकरण भी किया करती थी। हमारा चौथा परिषद का कार्य होता था। इस परिषद का कार्य होता है कि विभिन्न तरह के उत्पादों के लिए कीमतों के निश्चित करना और विभिन्न तरह के माप तोल की देखरेख करना। इसका काम होता था कि उत्पादों के लिए कीमतों के निश्चित करना और विभिन्न तरह के माप तोलों की देखरेख भी करना होता था। और हमारा पांचवा परिषद का कार्य होता था कि विभिन्न तरह की बनाए गए वस्तुओं को जांच पड़ताल करना और मिलावट करने से रोकना। इसका काम सिर्फ 2 ही काम होता था। नए नए तरह की वस्तुओं का जो निर्माण होता था उसका जांच पड़ताल करना और मिलावट करने से रोकना इसका काम होता था। और हमारा छठा परिषद का कार्य होता था कि साम्राज्य में बेचे गए सामानों पर टैक्स इत्यादि को इकट्ठा करना होता था। छठा परिषद का सिर्फ एक ही कार्य होता था, क्या? बेचे गए सामानों पर टैक्स को इकट्ठा करना होता था। हमारा अगला पॉइंट में लिखेंगे सेना। मौर्य का इतना बड़ा साम्राज्य था, इसके लिए बड़ी सेवा की आवश्यकता थी, इसलिए उनके राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा सेना पर खर्च होता था। भारतीय परंपरा के अनुसार 4-5 तरह के सैनिक थे, जो कि इस प्रकार से हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मौर्य वंश का जो इतना बड़ा साम्राज्य था इसके लिए बहुत बड़ी सेवा की आवश्यकता थी। इसलिए उनके राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा सैनिक के ऊपर खर्च किया जाता था और वह 4-5 तरह के सैनिक होते थे। प्रथम में है हाथी सेना, दूसरा में है रथ सेना और तीसरा में है पैदल सैनिक और चौथा में है घुड़सवार सैनिक। अर्थशास्त्रों से हमें बताते हैं कि 10 लोगों सैनिक के समूह को कहा जाता था, कंपनी 100 लोगों के समूह को कहा जाता था, 1000 सैनिकों को बटालियन कहा जाता था और राजा इनका सबसे बड़ा सेनापति। सेना को संभालने के लिए भी 30 सदस्यों का एक कार्यालय होता था, जो कि 5-5 लोगों के 6 समूह में बांटा हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि अर्थशास्त्र से हमें बताते हैं कि 10 लोगों के समूह को 10 लोगों के सैनिक के समूह को कहा जाता था और कंपनी जो कहा जाता था वह 100 लोगों के समूह को कहा जाता था और 1000 सैनिकों को बटालियन कहा जाता था और राजा इनका सबसे बड़ा सेनापति। सेना को संभालने के लिए 30 सदस्यों का एक कार्यालय होता था, जो कि 5-5 लोगों के 6 समूह में बांटा हुआ था। हम इसके आगे लिखेंगे गुप्तचर विभाग। कई अभिलेख से हमें पता चलता है कि मौर्य ने गुप्तचर अर्थात जासूस भी रखे थे, जिनकी 3 श्रेणियां बनाई गई थी। पहला था उच्च, दूसरा मध्य और तीसरा निम्न। यह हर तरह की जानकारी राजाओं को दिया करते थे, चाहे वह जानकारी अच्छी हो या बुरी। इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ के राजा ने गुप्तचर विभाग भी रखा जाता था, जिसमें कई अभिलेख से हमें भी पता चलता है कि मौर्य ने गुप्तचर अर्थात जासूस भी रखे थे, जिनकी 3 श्रेणियां बनाई गई थी, उच्च, मध्य और निम्न। यह हर तरह की जानकारी राजाओं को दिया करते थे, चाहे वह अच्छी खबर हो चाहे वह बुरी खबर हो, वह राजा को दिया ही जाता था। इसके आगे हम लिखेंगे विधि और न्याय। न्याय करने के लिए ग्रामीण न्यायालय के अलावा भी 2 और प्रकार के न्यायालय पालिका थे। छोटे मोटे मामलों का निपटारा गांव के प्रधान या गुरुजनों के द्वारा किया जाता था, जबकि थोड़े बड़े मामलों का निपटारा के लिए अन्य न्यायालय को भी बनाया गया था।
राजा न्यायपालिका के शीर्ष पर रहता था। नियम बहुत ही सख्त और कठोर हुआ करते थे और क्योंकि ज़्यादातर जनता पढ़ी लिखी नहीं थी इसलिए लिखित कानून नहीं थे। नियमों को याद रखना पड़ता था। झूठी गवाही देने पर शरीर के अंगों को भी काट दिया जाता था और अपराध के द्वारा अपराध स्वीकार करने पर थोड़ी नरमी जाती थी। इसका मतलब यह हुआ कि न्याय करने के लिए ग्रामीण न्यायालय के अलावा और भी 2 और प्रकार के न्यायालय पालिका भी थे। छोटे मोटे मामले जो हुआ करते थे वह गांव के प्रधान या गुरुजनों के द्वारा निपटारा किया करता था, जबकि थोड़े बड़े मामले का निपटारा करने के लिए अन्य न्यायालयों को भी बनाया गया था। राजा न्यायपालिका के शीर्ष पर रहता था। नियम भी सख्त और कठोर हुआ करते थे क्योंकि वहाँ की जनता पढ़ी लिखी नहीं थी इसलिए लिखित कानून वहाँ पर नहीं था। उन नियमों को याद रखना पड़ता था। अगर झूठी गवाह देने पर शरीर के अंगों को काट दिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति अगर झूठी गवाह दे दिया तो उसकी शरीर के कुछ अंग को काट दिया जाता था और अपराधों के द्वारा अपराध स्वीकार करने पर थोड़ी नरमी जाती थी। अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है और वह अपने से कबूल लिया कि हमने ये चीज़ का अपराध किया है तो उसके ऊपर थोड़ी सी नरमी किया जाता था ताकि उसे इसके आगे हम लिखेंगे स्थानीय प्रशासन। प्रति एक और विभाजन जिला और तहसीलों के बराबर छोटे छोटे क्षेत्रों में किया जाता था, जिसमें 100 गांव सिहानिक और 5 से 10 गांव गोप के अधीन होते थे। प्रत्येक के अपने अपने कर्मचारी थे जिन्हें राजा कहा जाता था। उनके जिम्मे में अपने अपने 4 में राजस्व वसूली और सामान प्रशासन के कार्य थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थे जिन्हें अर्थ स्वायत्ता सट्टा प्रधान थी। वह प्रतिरक्षा अनुशासन कृषि राजस्व भुगतान भूमि और जल अधिकार इत्यादि के मामले में श्वेत तय करते थे। हमारा अगला और अंतिम पॉइंट है प्रांतीय प्रशासन। मौर्य साम्राज्य काफ़ी लंबा चौड़ा साम्राज्य था, लेकिन अपने विशाल साम्राज्य के कुशल प्रशासन के लिए विकेंद्रीकरण योजना अपनाई थी। पूरा साम्राज्य 4 प्रशासनिक विभागों में बांट रखा था, जिसमें केंद्र था पाटलिपुत्र जिसकी अगुवाई में राजा किया करता था, और उत्तर पश्चिम में तक्षशिला, पश्चिम में उज्जैन, दक्षिण में स्वर्णगिरी और पूर्व में तो असली। इसका उल्लेख अशोक के शिलालेख में हुआ है। प्रत्येक प्रशासनिक विभाजन वायसराय आर्य पुत्र के अंदर में था, जो कि राजा के उच्च पदाधिकारी का कोई रिश्तेदार हुआ करता था। इसका मतलब यह हुआ कि मौर्य साम्राज्य काफ़ी लंबा चौड़ा साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन विशाल साम्राज्य के कुशल प्रशासन के लिए विकेंद्रीकरण योजना अपनी थी। पूरा साम्राज्य जो था वह 4 प्रशासनिक विभागों में बांट रखा था, जिसमें केंद्र था पाटलिपुत्र जिसकी अगुवाई में राजा किया करता था, और उत्तर पश्चिम में तक्षशिला, पश्चिम में उज्जैन, दक्षिण में स्वर्णगिरी और पूर्व में तो असली। इसका उल्लेख अशोक के शिलालेख में हुआ है। प्रत्येक प्रशासनिक विभाजन वायसराय आर्य पुत्र के अंदर में था, जो कि राजा के उच्च पदाधिकारी का कोई रिश्तेदार हुआ करता था। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस क्लास का फ्री में PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।